हेलो एवरीवन। टीडीएस की रिवीजन के सेकेंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में हम सेक्शन 194 बीए तक रिवाइज कर चुके हैं। इस पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 194 सी से, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, 194 सी याद रखने के लिए भी इजी है। सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कि हम कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हैं। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर को या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, तो कौन डिडक्ट करेगा? सेम जो 194 ए में देखा था, एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, इनको डिडक्ट करना है। स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचयूएफ को डिडक्ट नहीं करना है। अच्छा, रेट क्या है? तो ये डिपेंड करेगा कि भाई देखो, अभी तक जो सेक्शंस देखे थे ना, सब में एक ही रेट आ रहा था, फिक्स रेट आ रहा था, अलग मल्टीपल रेट्स नहीं थे। ये पहला ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मल्टीपल रेट्स है। ठीक है, हम क्या देखेंगे? पेमेंट किसको की जा रही है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है। अगर कॉन्ट्रैक्टर या पेई इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो रेट कितना लगेगा? 1%। और जो कॉन्ट्रैक्टर या पेई इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई और है तो 2%। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? जो पेमेंट कर रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे, जिसको पेमेंट की जा रही है वो कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ है, अदर्स है। इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, और अगर अदर पेज है तो 2%। ठीक है, अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि जहाँ पे भी एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचयूएफ लिखाएगा, मतलब उसमें उस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट किस टाइम पे करना होता है? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, जैसे रेट्स यहाँ पर 2 थे, थ्रेशोल्ड भी यहाँ पर 2 है कि हम अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, हमने पूरे साल में एक ही पेमेंट करी है, तो टीडीएस कब आएगा? अगर वो सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा की हुई तो टीडीएस आएगा। अच्छा, हमने मल्टीपल पेमेंट्स करी है और इंडिविजुअल कोई भी पेमेंट 30,000 से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन अगर एग्रीगेट पूरे साल का 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो भी टीडीएस आ जाएगा। ठीक है, बीच में और है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, मतलब कि अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं और हमारी सिंगल पेमेंट जो है वो 1 लाख से सिंगल पेमेंट जो है वो 30,000 से ज़्यादा की है, या फिर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स पूरे साल की 1 लाख से ज़्यादा की है, तो टोटल पे टीडीएस आ जाएगा या तो 1% के रेट से या फिर 2% के रेट से। चलिए आगे चलते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट, टीडीएस नहीं आएगा। टीडीएस नहीं आएगा कब? इफ पेमेंट इज मेड टू ट्रांसपोर्टर। अच्छा, वैसे देखो, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं ना तो 194 सी में टीडीएस आ सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो कुछ कंडीशंस है कि 194 सी में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। कब? अगर ट्रांसपोर्टर के पास 10 या 10 से कम व्हीकल्स थे एनी टाइम, मतलब पूरे साल में हर टाइम पे, किसी भी टाइम पे ट्रांसपोर्टर के पास में 10 से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे। हम सिर्फ ईयर एंड की बात नहीं कर रहे, पूरे साल के हर टाइम की बात कर रहे हैं। एंड ही फर्निशेज पैन एंड डिक्लेरेशन, और ट्रांसपोर्टर ने अपने को पैन नंबर और डिक्लेरेशन दे दिया। ठीक है, मतलब क्या बना? हमने किसको पेमेंट करी है? ट्रांसपोर्टर को। कैसे? ट्रांसपोर्टर को जिसके पास पूरे साल में किसी भी टाइम पे 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, और उसने अपने को पैन नंबर और डिक्लेरेशन दे दिया। डिक्लेरेशन में क्या लिख के देना है? कि मेरे पास 10 से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे पूरे साल में किसी भी टाइम पे। तो उस केस में जो भी हम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेंगे उस पर 194 सी में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर और क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे? कि बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने डिक्लेरेशन नहीं दी, मतलब अब टीडीएस आएगा किस रेट से? या तो 1% के रेट से या 2% के रेट से। ठीक है, अच्छा, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिक्लेरेशन भी दे दी लेकिन पैन नंबर नहीं दिया, क्या अब टीडीएस आएगा? हाँ, टीडीएस आएगा। क्या 1% या 2% के रेट से आएगा? नहीं। जब पेई अपने को पैन नंबर नहीं देता है तो हाइयर रेट लगेगा। यहाँ पे रेट लग जाएगा कितने का? 20% का। अच्छा, ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हमने अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पढ़े हैं। अच्छा, लेस देन 10 व्हीकल्स वाला जो पॉइंट है ये कहाँ आया था? इससे पहले याद करने की कोशिश करो। 44 ए के अंदर, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर 44 ए के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टर एलिजिबल होता है? जिसके पास 10 या 10 से कम व्हीकल्स हो पूरे साल में हर टाइम पे। ठीक है, और एक और पॉइंट जो ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। ठीक है, 40A3 की जो लिमिट होती है 10,000 की, भाई हम किसी को बंदे को पेमेंट कर रहे हैं तो अदरवाइज देन प्रिस्क्राइब मोड्स अगर 10,000 से ज़्यादा की तो डिसअलाउड हो जाती है। तो वो जो 10,000 की लिमिट है ट्रांसपोर्टर के केस में कितनी हो जाती है? 35,000 की। राइट, तो ये हमने ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हैं। आगे देखिए, ये चीज़ वैसे हमने स्टार्टिंग में देख ली थी कि अगर हम पर्सनल पर्पज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही सेक्शंस ऐसे थे जिसमें पर्सनल पर्पज़ की पेमेंट पे टीडीएस नहीं आता था, बाकी सब में आता था। कौन से 2 में नहीं आता था? 194 सी में और 194 जे में। इसके अलावा हर एक सेक्शन के अंदर अगर हमने पर्सनल पर्पज़ के लिए भी पेमेंट करी है तो टीडीएस आता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? कैटरिंग के लिए पेमेंट करी है तो भी 194 सी में टीडीएस आएगा। आगे हमने ये दोनों पॉइंट्स ध्यान से साथ में रखने हैं कि देखो, हमने एक पर्सन को पेमेंट करी है,
हमने क्या करा है, उस पर्सन को पेमेंट करके बोला है कि देखो हमें हमारे टीवी चैनल के लिए एक सो एंड सो टाइप का टेलीविज़न शो चाहिए, हमने शो बनवाया है उससे, मतलब कोई काम करवाया है, मतलब 194C में टीडीएस आएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड किसी पर्सन ने पहले से कोई शो प्रोड्यूस किया हुआ था, हमने उसकी टेलीकास्टिंग राइट्स खरीदी है सिर्फ कि भाई ये टेलीकास्ट हम करेंगे, तुमने बना रखा है, तो इस केस में 194C में टीडीएस नहीं आएगा। ध्यान रखने का है, अगर शो या प्रोग्राम हमने खुद ने बनवाया है 194C में टीडीएस आएगा। शो या प्रोग्राम बना हुआ था, हमने सिर्फ उसकी टेलीकास्टिंग राइट्स खरीदी है, तो उसमें 194C में टीडीएस नहीं आएगा। आगे देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि भाई देखो मुझे है ना सपोज फर्नीचर की नीड थी अपने ऑफिस के लिए, तो मैं फर्नीचर बनाने का काम किसी और को दे रहा था, तो भाई फर्नीचर बनवाने का मैं काम दे रहा हूँ, क्या इस पे 194C में टीडीएस आएगा? तो डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि भाई मैंने उसको साथ में रॉ मटेरियल भी दिया है या नहीं दिया। ठीक है। देखो अगर मैंने उसे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसको ये कहा है कि भाई मेरे को सो एंड सो टाइप का फर्नीचर चाहिए, उसने बनाया, रॉ मटेरियल अपने आप उसने खरीदा और मैंने उससे वो फर्नीचर खरीद लिया और पेमेंट कर दी, तो इस पर 194C में टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने या मेरी किसी रिलेटेड पार्टी ने, मेरे किसी एसोसिएट ने उसको सब रॉ मटेरियल दिया है, फिर उसने फर्नीचर बनाया है और फिर मैंने फर्नीचर उससे वो लिया है, तो इस केस में 194C में टीडीएस आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल, किसने सप्लाई किया था, मटेरियल अगर कस्टमर ने, उसके एसोसिएट ने सप्लाई किया, 194C में टीडीएस आएगा। मटेरियल किसी थर्ड पार्टी से लिया गया तो 194C में टीडीएस नहीं आएगा, इसको क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है। अच्छा आगे एक और पॉइंट आता है कि भाई मटेरियल की जो वैल्यू है, जो मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है, क्या इस पे 194C में टीडीएस आएगा या फिर सिर्फ जो चार्जेस लिए हैं फर्नीचर बनाने के उस पर आएगा। देखो अगर इनवॉइस में मटेरियल को अलग से लिखा गया है तो इस केस पे मतलब ये है कि 194C में मटेरियल के अमाउंट पे टीडीएस नहीं आएगा, सिर्फ फर्नीचर बनवाने के चार्जेस के ऊपर टीडीएस आएगा। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमने रिवाइज कर लिया है। इसके साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सेक्शन जो है 194C का वो कंप्लीट हो गया है। इसके अगला बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है 194D इंश्योरेंस कमीशन। देखो कमीशन के अपने पास 3 सेक्शन है, 194D, 194G और 194H, जिसमें से हम पहले वाला आप देख रहे हैं 194D इंश्योरेंस कमीशन की बात हो रही है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एजेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, जो एजेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी उनको बदले में क्या प्रोवाइड करती है, कमीशन। ठीक है। तो जो वो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन पे कर रही है इंश्योरेंस एजेंट्स को, उस पे जो टीडीएस आएगा किस सेक्शन में आएगा, 194D के अंदर आएगा। अच्छा किस रेट से आएगा, अगर पेई कंपनी है, देखो पेयर नहीं पेई कंपनी है, अगर इंश्योरेंस एजेंट कंपनी है तो 10% के रेट से आएगा, और अगर इंश्योरेंस एजेंट कंपनी के अलावा कोई और है, अदर पेज है, तो 2% से आएगा। ठीक है। यहाँ पे पेयर नहीं लिखा है, पेई लिखा है कि हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो अगर कंपनी है तो 10%, अदर पेज 2%। थ्रेशोल्ड सिंपल कि अगर पूरे साल की कमीशन की जो अमाउंट है एग्रीगेट वो 20,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस आएगा। 25,000 है सपोज कमीशन की अमाउंट, तो टीडीएस आएगा 25 पे आएगा, सिर्फ 5 पे आएगा, पूरे 25,000 पे आएगा। ठीक है। तो 194D भी हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन है 194DA। ठीक है। ये भी इंश्योरेंस से रिलेटेड, लेकिन ये क्या है कि हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की थी। ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मेच्योरिटी का पैसा होता है वो अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिल रहा है, तो उस पर टीडीएस आएगा नहीं आएगा, ये हम देखेंगे 194DA के अंदर। अब दिक्कत ये है कि भाई ये सेक्शन आपको तभी समझ आ सकता है जब आपने सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D किया हुआ हो, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर के अंदर आता है। अगर वो आपने नहीं किया हो तो जाओ पहले उसको रिवाइज करके आओ, उसके बाद ही ये सेक्शन समझ में आ पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा गया है कि भाई 194DA में टीडीएस किस चीज़ पे आता है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। ऐसी पॉलिसीज जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट नहीं है, उसकी मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिली है उसकी टीडीएस की बात हो रही है। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि भाई ये पॉलिसी जो है ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट है या नहीं है। अगर मान लो एग्जेम्प्ट ही होगी तो भाई ये 194DA तो लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस आएगा नहीं। अगर 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट नहीं हुई है वो पॉलिसी, तो मतलब वो पॉलिसी
टैक्सेबल हो चुकी है, उस पर जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो टैक्सेबल है, मतलब इस पर 194 डीए में टीडीएस आएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख लिया कि 194 डीए में कब आएगा टीडीएस, जब कोई पॉलिसी जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी में एग्जेम्प्ट ना हो। ठीक है, कौन डिडक्ट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट करेगी 2%। टीडीएस का रेट कितना है? 2%। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 2% के साथ में लिखा हुआ है ऑफ इनकम कंपोनेंट, मतलब मेच्योरिटी पे इंश्योरेंस कंपनी जो पूरी अमाउंट पे कर रही है उस पे 2% नहीं लगेगा, सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे लगेगा। मतलब इनकम कंपोनेंट क्या होता है? देखो, इनकम कंपोनेंट का फॉर्मूला है इनकम कंपोनेंट इक्वल्स टू एग्रीगेट अमाउंट रिसीव, जो भी टोटल मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मेच्योरिटी पे मिल रहा है, माइनस जो मैंने प्रीमियम पे करा था वो। तो इनकम कंपोनेंट इक्वल्स टू एग्रीगेट अमाउंट रिसीव माइनस एग्रीगेट प्रीमियम पेड, तो ये हो गया इनकम कंपोनेंट, इस पे 2% टीडीएस आएगा। लेकिन अब एक और चीज ध्यान क्या रखनी है, जो थ्रेशोल्ड है वो कितना होना चाहिए? एग्रीगेट अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन इक्वल टू ₹1,00,000। अब जो थ्रेशोल्ड है वो इनकम कंपोनेंट पे नहीं लग रहा, वो एग्रीगेट अमाउंट पे लग रहा है कि जो टोटल अमाउंट मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो रही है पूरे साल की, वो अगर 1,00,000 या उससे ज़्यादा है तो टीडीएस आएगा। लेकिन क्या एग्रीगेट अमाउंट पे आएगा? नहीं, टीडीएस आएगा सिर्फ इनकम कंपोनेंट को। तो थ्रेशोल्ड लगेगा एग्रीगेट अमाउंट पे, रेट लगेगा किस पे? इनकम कंपोनेंट पे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे इक्वल टू भी है। इससे पहले इक्वल टू किस में आया था? 192A के अंदर आया था मोर देन इक्वल टू 50,000। और मैंने क्या बताया था, जहां पर भी इक्वल टू आएगा मतलब सेक्शन के लास्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा? ए। तो जैसे वहां था मोर देन इक्वल टू 50,000, सेक्शन का नाम 192A, यहाँ पे मोर देन इक्वल टू ₹1,00,000, सेक्शन का नाम 194DA। ठीक है, तो हमने 194DA जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 194G। 194G में किस चीज का टीडीएस है? कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो लॉटरी टिकट्स कोई पर्सन बेच रहा है, उसको जो कमीशन मिल रहा है उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। सिंपल है, किस रेट से? 2% के रेट से। थ्रेशोल्ड कितना है? जो 194D के अंदर था। देखो, 194D, G और H तीनों कमीशन के, तीनों का थ्रेशोल्ड सेम है, 20,000, 20,000, 20,000। तो 194G का थ्रेशोल्ड एग्रीगेट अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करे 20,000 से तो टीडीएस आएगा। किस रेट से? 2% के रेट से। ठीक है, अच्छा, अभी मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जो मैं पूछता हूँ कि भाई एक पर्सन है जो लॉटरी की टिकट सेल करता है, ठीक है, और उसके पास कुछ अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स बच गई। किस्मत उसकी इतनी अच्छी निकली कि जो अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स थी उसी में से एक लॉटरी टिकट जो थी वो जीत गया और उसको 50 लाख रुपीस मिले। अब ये 50 लाख रुपीस उस पर्सन के लिए कौन से हेड में टैक्सेबल रहेंगे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, 194H का है। 194H कमीशन और ब्रोकरेज। कौन सा कमीशन और ब्रोकरेज? भाई नॉर्मल जितने सारे कमीशन आएंगे, प्रिंसिपल एजेंट के कमीशन आएंगे, प्रॉपर्टी डीलर के कमीशन आएंगे, वो सारे किस में कवर होंगे? 194H के अंदर कवर होंगे। ठीक है, तो सिर्फ दो टाइप के कमीशन नहीं आ रहे यहाँ पे, एक इंश्योरेंस कमीशन और एक लॉटरी टिकट वाला कमीशन, वो आगे 194D और 194G में। उसके अलावा जो भी कमीशन बच के वो सारे कहाँ पे? 194H में, कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, कौन डिडक्ट करेगा? एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल या एचईएफ। एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल या फिर एचईएफ। मतलब इस सेक्शन में टीडीएस किस टाइम पे डिडक्ट करना होगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचईएफ का मतलब क्या? वैसे भाई इसको कई बार देख चुके हैं, ऐसे इंडिविजुअल एचईएफ जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, और ऐसे इंडिविजुअल एचईएफ जिनका पिछले साल की प्रोफेशन की ग्रोथ रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा ना हो। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचईएफ। उनके अलावा बाकी सबको 194H में टीडीएस डिडक्ट करना होता है। 194H का रेट कितना है? 2%। थ्रेशोल्ड कितना है? 20,000 से ज्यादा। एग्रीगेट अमाउंट एक साल की अगर 20,000 से ज्यादा है तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट, एक कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हुई है सीबीडीटी ने कि भाई देखो, अगर बीएसएनएल या एमटीएनएल ने अपने पीसीओ फ्रेंचाइजीज को पेमेंट करी है, पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजीज को पेमेंट करी है, तो उस कमीशन के ऊपर 194H में टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो, ये जो है ये बड़ा चीज़ ध्यान से देखने, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसमें हमने 3 पार्टीज को इन्वॉल्व किया है, क्लाइंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और टीवी चैनल या न्यूज़पेपर। क्लाइंट को अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करानी थी, उसने पेमेंट करी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, तो इस पे टीडीएस किस सेक्शन में आ जाएगा? 194C के अंदर।
ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने आगे पेमेंट करी है किसको, टीवी चैनल को या न्यूज़पेपर को, तो इस पे कोई टीडीएस नहीं आएगा। अच्छा, टीवी चैनल वाले भी खुश हो गए किससे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, तुम हमारे पास काम लेकर आ रहे हो, तो उन्होंने कोई कमीशन दिया है किसको, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को काम लेके आने के लिए, तो इस कमीशन पे 194H में टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल। क्लाइंट और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर 194C में टीडीएस आएगा, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी और टीवी चैनल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट अब अपने पास क्या है, Here TDS will be deducted even if payment is made for personal purpose। अच्छा, ये बात मैंने अलग से क्यों लिखी है, ये 194M में जाके पता लगेगी। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट हम बात देख चुके हैं कि भाई कोई भी सेक्शन हो पर्सनल पर्पस के लिए टीडीएस है तो पेमेंट की है तो टीडीएस आएगा, सिर्फ दो सेक्शंस में नहीं आएगा, सी और जे में। एच में पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करिए तो टीडीएस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास सेक्शन है 194I, किस चीज़ का है, रेंट का है। तो देखो दो सेक्शंस है रेंट के, दोनों हम साथ में देखेंगे, 194I और 194IB। 194I क्या है, रेंट का सेक्शन है। कौन डिडक्ट करेगा, एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल या एचईएफ। ठीक है, रेट क्या है, दो रेट्स है, हमने क्या एसेट रेंट पे लिया है, क्या एसेट रेंट पे लिया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% है कि हमने मशीन किराए पे ली है, उसके किराए पे टीडीएस किस रेट से आएगा, 2% के रेट से। मशीन के अलावा कोई भी एसेट किराए पे लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो रेट कितना है, 10%। ठीक है, थ्रेशोल्ड कितना है, देखो यहाँ पे चेंज है, पहले लास्ट ईयर यहाँ पे ना पूरे साल की एग्रीगेट थ्रेशोल्ड होती थी, यहाँ पे पर मंथ थ्रेशोल्ड है कि पूरे महीने का थ्रेशोल्ड या फिर पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट, पूरे महीने का रेंट या फिर पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट एक्सीड करे, ज़्यादा हो किससे, 50,000 से, तो टीडीएस आएगा। किस रेट से, या तो 2% के रेट से या फिर 10% के रेट से। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जो ये थ्रेशोल्ड है 50,000 का, ये एग्रीगेट है, मतलब अगर मैंने मान लो दो चीज़ें किराए पे ली है, मैंने मशीन भी किराए पे ली है और मैंने फर्नीचर भी किराए पे लिया है, मशीन का किराया है 30,000, फर्नीचर का किराया है 25,000, क्या टीडीएस आएगा, हाँ आएगा। 30 और 25 कितना हो चुका है, 55,000। लिमिट ऑफ 50,000 इज एग्रीगेट फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमने कूलिंग चार्जेस, कोल्ड स्टोरेज के लिए चार्जेस पे करे हैं तो उस पर 194C में टीडीएस आएगा, 194I में नहीं। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, कोल्ड स्टोरेज चार्जेस, कूलिंग चार्जेस पे 194C लगेगा, 194I नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए 194I में जो पर मंथ और पीरियोडिकल रेंट पे कर रहे हैं उस पे टीडीएस आएगा। अगर हमने कोई लंपसम लीज प्रीमियम पे करा है या वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस पे करे हैं तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। अच्छा, क्या रेंट के ऊपर जीएसटी आता है, हाँ आ सकता है। तो देखो रेंट के ऊपर जीएसटी आ सकता है, तो रेंट पे टीडीएस आएगा या रेंट प्लस जीएसटी पे, तो देखो जनरली जीएसटी पे टीडीएस नहीं आता है। सिंपल सा रूल क्या होता है, इनवॉइस में टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी की अमाउंट अलग अलग बता दो, सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट पे आएगा टीडीएस, जीएसटी पे टीडीएस नहीं आएगा। टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड ऑन जीएसटी कंपोनेंट। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है इस सेक्शन का वो क्या है कि नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194I ऑन रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फीस बाय एयरलाइन टू एयरपोर्ट ऑपरेटर। जब भी हम कोई फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो जो एयरलाइन है ना हमसे एक छोटी सी अमाउंट चार्ज करती है, पीएसएफ की, पैसेंजर सर्विस फीस की, हमसे चार्ज करती है और किसको रेमिट कर देती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एयरपोर्ट ऑपरेटर को। तो भाई जो ये पैसेंजर सर्विस फीस हमसे चार्ज करके एयरपोर्ट ऑपरेटर को दी गई है, इस पे 194I के अंदर टीडीएस जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे अपने पास जो सेक्शन है 194IA, लेकिन इसको छोड़ के पहले हम बात करेंगे 194IB की, क्योंकि ये भी रेंट से रिलेटेड है, तो रेंट के दोनों सेक्शंस अपने साथ में कवर हो जाएंगे। तो 194IB देखो क्या है, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखो दोनों को कंपेयर करना है, 194I को भी और 194IB को भी। 194I में सिर्फ लिखा हुआ था रेंट, क्योंकि वहां पे मल्टीपल चीजें आ रही थी, प्लांट एंड मशीनरी भी थी, लैंड एंड बिल्डिंग भी थी, फर्नीचर और फिटिंग्स भी थी। लेकिन 194IB कब लगेगा, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। ठीक है, 194I के अंदर क्या लिखा गया था, 194I में लिखा गया था टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचईएफ। लेकिन 194IB में क्या कहा गया है, स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचईएफ, मतलब जिन लोगों के ऊपर 194I नहीं लग रहा था उन्हीं के ऊपर क्या लग रहा है, 194IB। अच्छा, यहाँ पे एक ये क्या लिखा हुआ है, 10 नॉट रिक्वायर्ड,
तो 10 नोट रिक्वायर्ड मतलब 10 का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जैसे एक पैन नंबर होता है ऐसे एक 10 नंबर भी होता है। 10 नंबर का पर्पस पता है क्या है? 10 नंबर का पर्पस ये है कि जो भी डिडक्टर होता है या टीसीएस के केस में कलेक्टर होता है, जो सामने वाले बंदे का टैक्स डिडक्ट कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है, उसके पास गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि एक 10 नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। कौन से 3? 194IA, 194IB और 194M। इनके अलावा बाकी सेक्शंस में अपने जो डायरेक्टर है या पेयर है उसके पास 10 नंबर होना चाहिए। मतलब एक और डिफरेंस आ गया 194I और IB में। 194I में 10 नंबर रिक्वायर्ड होता है, 194IB में 10 नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए 194IB में रेट कितना है? 2%। ठीक है, लेकिन 194I में हमने क्या देखा था भाई? रेट 2 थे। अगर प्लांट एंड मशीनरी का किराया है तो 2%, बाकी चीजों का किराया है तो 10%। थ्रेशोल्ड यहां पे सेम है। ठीक है, लास्ट ईयर तक थ्रेशोल्ड भी अलग होती थी, लेकिन इस साल थ्रेशोल्ड क्या है? सेम है कि एक महीने का या पार्ट ऑफ द मंथ का किराया कितना हो 50,000 से ज्यादा तो टीडीएस आएगा। ठीक है, आगे देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे क्वेश्चन भी है मॉड्यूल के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप वो प्रैक्टिस जरूर करें। यहां पे क्या लिखा गया है कि देखो 194IB है ना, ये सभी सेक्शन से थोड़ा सा अलग चलता है। देखो बाकी सेक्शंस में क्या होता है? टैक्स कब डिडक्ट करना होता है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, या पेमेंट के टाइम पे। यहां कहा क्या गया है कि भाई टैक्स, देखो रेंट तो हम हर महीने पे करेंगे, ठीक है, लेकिन टैक्स कब डिडक्ट करना है? टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रेंट ऑफ लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर। ये क्या लिखा हुआ है कि देखो आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली हुई है अप्रैल से लेकर मार्च तक, टैक्स कब डिडक्ट करो? मार्च की रेंट से डिडक्ट करो, पहले डिडक्ट मत करो। ठीक है, अच्छा सर मैंने तो ना बिल्डिंग मार्च के लिए किराए पे ली नहीं थी, मैंने तो दिसंबर में बिल्डिंग खाली कर दी। तो वही तो लिखा हुआ है ना, लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी क्या बन गया? दिसंबर, और लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर मार्च, दोनों का अर्लियर क्या है? दिसंबर, तो दिसंबर से डिडक्ट करो। ठीक है, हर महीने की रेंट से टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। कब डिडक्ट करना है? लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर। अगर बिल्डिंग खाली कर दी है मार्च से पहले तो जिस मंथ में बिल्डिंग हमने खाली करी है उससे, अगर बिल्डिंग खाली नहीं करी है हमारे पास है कंटिन्यूस तो मार्च से डिडक्ट करेंगे। क्या 194I में ऐसा था? नहीं, वहां पे हर महीने की रेंट से टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग से क्लैरिफाई किया है कि भाई देखो हमने क्या पढ़ा कि जब पैन नंबर ना हो पेई का अपने पास में, पेयर के पास में जब पेई का पैन नंबर नहीं है तो टीडीएस का रेट इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है? 20% हो जाता है। ठीक है, तो भाई देखो अब पेई ने पैन नंबर नहीं दिया और मुझे लास्ट मंथ के रेंट से, लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी या फिर लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर के रेंट से टैक्स डिडक्ट करना है, तो भाई अब मैं टैक्स कैसे डिडक्ट करूंगा? लास्ट मंथ का रेंट जो है वो तो बहुत कम था, लेकिन जो 20% टीडीएस की अमाउंट बन रही है वो बहुत ज़्यादा बन रही है। तो टीडीएस उस केस में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कितना टैक्स डिडक्ट हो पाएगा? जितना लास्ट मंथ का रेंट है उतना ही। इफ पैन नंबर इज नॉट फर्निश्ड बाय लैंडलॉर्ड, टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द रेट 20%, बट शेल नॉट एक्सीड रेंट ऑफ लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर। इस टॉपिक के ऊपर मॉड्यूल के अंदर एक इलस्ट्रेशन है, बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन है, वो आप रीड करोगे तो बहुत ही अच्छे से और ये कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 194IB भी जो है हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 194IA। ठीक है, 194IA में किस चीज का टीडीएस है? परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने लैंड एंड बिल्डिंग में से कोई भी चीज, लैंड या बिल्डिंग या फिर बोनो हमने खरीदे हैं, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ध्यान रखना है अगर मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है तो उस पे 194IA में टीडीएस नहीं आएगा। अच्छा कौन सा एग्रीकल्चर लैंड खरीदा हो, रूरल या अर्बन, कौन से भी नहीं आएगा टीडीएस? भाई किसी पे भी नहीं आएगा। एग्रीकल्चर लैंड चाहे रूरल खरीदा हो अर्बन खरीदा हो, किसी पे भी टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा हु नीड्स टू डिडक्ट? पेयर कौन होगा? बायर, जो जमीन खरीद रहा है वो डिडक्ट करेगा। यहां पर भी 10 नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने बताया था 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें 10 नंबर नहीं चाहिए। कौन कौन से? 194IA, 194IB और 194M। ठीक है, टीडीएस का रेट कितना? 1%। किस पे लगेगा? कि देखो सेल्स कंसीडरेशन या परचेज कंसीडरेशन, कुछ भी हम बोले उसको, या फिर एसटीवी, दोनों के हायर पे। एसटीवी या सेल्स कंसीडरेशन के हायर का कितना परसेंट? 1%। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या है? मोर देन इक्वल टू 50 लाख। मोर देन इक्वल टू 50, क्या चीज 50 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए? या तो एसटीवी
या सेल कंसिडरेशन, दोनों में से कोई भी चीज अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। कितना? 1%। किस पे लगेगा 1%? जो भी एसडीवी या सेल कंसिडरेशन से हाइयर होगा। अब देखो यहाँ पे मोर देन भी है, इक्वल टू भी है, और मैंने बताया था कि जो भी जहां भी इक्वल टू होगा वहां अपने को लास्ट में सेक्शन में क्या देखने को मिलेगा? ए। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंसिडरेशन इंक्लूड ऑन इंसिडेंटल चार्जेस। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका प्राइस 40 लाख है और अलग अलग XYZ चार्जेस के नाम से कुछ अमाउंट दे रखी होती है कि हमने ये अमाउंट और पे करी है, कुछ पार्किंग के चार्जेस अलग पे करे हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस और पे करे हैं, उसको कोई भी ऐसे चार्जेस अलग पे करें। हमें क्या करना है? एग्रीगेट करके देखना है कि भाई हमने बायर को जो पेमेंट करी है टोटल कितनी करी है, सेलर को जो पेमेंट करी है वो टोटल कितनी करी है, किसी भी चार्जेस के नाम से की हो चाहे। अगर वो एग्रीगेट 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो टीडीएस आएगा। ठीक है। एक और पॉइंट, फॉर टीडीएस एग्रीगेट कंसिडरेशन पेड बाय ऑल द बायर्स टू ऑल द सेलर्स विल बी कंसिडर्ड। देखो ये पॉइंट सिर्फ इस सेक्शन में आता है, बाकी सेक्शंस में ऐसा नहीं है। बाकी में एक पेयर और एक पे हम कंपेयर करते हैं कि थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई हो सकता है जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर्स थे, या फिर हम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं हम 2-3 बंदे मिल के प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीदने वाले एक से ज़्यादा है। तो हमें क्या देखना है भाई, जितने भी बेचने वाले हैं, जितने भी खरीदने वाले हैं, एग्रीगेट में कितनी वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर वो एग्रीगेट जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 50 लाख है उससे ज़्यादा का है तो मतलब 194IA के अंदर टीडीएस आएगा। तो इसी के साथ 194IA जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 194J, ठीक है, किस चीज़ का टीडीएस है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज। अब इसमें टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल या एचएफ। स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचएफ का मतलब ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल से एचएफ जिनका टर्नओवर बिजनेस का पिछले साल का 1 करोड़ या उससे कम हो, या फिर प्रोफेशन की ग्रोस एसेट्स 50 लाख या उससे कम हो। इसके बाद इसमें देखो टीडीएस के 2 रेट्स थे, या तो 10% या फिर 2%, और थ्रेशोल्ड कितनी है? 50,000 है। लेकिन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर अपन रेट्स देखें कि कहाँ 2% है, कहाँ 10% है, जैसे FTS फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कितना आएगा? 2%। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज पे 10%। रॉयल्टी अगर अपन किसी को पे कर रहे हैं, अगर रॉयल्टी फिल्म से रिलेटेड है तो 2%, बाकी जो भी रॉयल्टी बची 10%। अगर हमने नॉन कम्पीट फीस पे करी है किसी को तो 10%, डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन पे करी है 10%, और अगर पेई जो है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो कॉल सेंटर के बिजनेस में तो कितना आएगा? 2%। अच्छा, अगर आप डायरेक्टर्स वाला पॉइंट अगर देखें डिटेल में, डायरेक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, होल टाइम और पार्ट टाइम। अगर होल टाइम वाले डायरेक्टर्स है मतलब वो हमारे एम्प्लॉई है, उनको जो पेमेंट करेंगे टीडीएस किस में आएगा? 192 में। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स वो अपने एम्प्लॉइज नहीं होते, उनको पेमेंट करेंगे टीडीएस 194J में। अच्छा, अगर हम सिटिंग फीस पे कर रहे हैं किसी भी डायरेक्टर को, चाहे होल टाइम हो या फिर पार्ट टाइम, तो टीडीएस किस में आएगा? 194J। अच्छा, थ्रेशोल्ड देखते हैं, तो जो भी है हर एक में अपने को थ्रेशोल्ड मिलेगा कितने का? 50,000 का अलग अलग। क्या मेरे को FTS और FPS को एग्रीगेट करके चेक करना है? नहीं, अलग अलग चेक करेंगे। लेकिन अगर मैंने एक ही पर्सन को 2 बार फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट करी है उसको एग्रीगेट करना है। FTS और FPS को एग्रीगेट नहीं करना, लेकिन एक साल में जो भी FPS है उसको हम एग्रीगेट करेंगे। डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं आएगा। फिर हमने एक पॉइंट क्या देखा कि अगर हम किसी को पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर 194J में टीडीएस नहीं आएगा। कौन से ऐसे 2 सेक्शंस है इसमें नहीं आता है? 194C और 194J। इन दोनों के अलावा बाकी सेक्शंस में पर्सनल पर्पस की पेमेंट पे भी टीडीएस आ सकता है। फिर FTS का मतलब एक तो हो गया फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फीस फॉर मैनेजरियल सर्विसेज या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज तो उस पर भी कितना % आएगा टीडीएस? 2% टीडीएस। अच्छा, अगर हमने पेमेंट करी है फॉर कंस्ट्रक्शन या असेंबली या माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए तो उस पर 194J आएगा नहीं आएगा? 194J नहीं आएगा। ठीक है। FPS फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब हम किस किस को पेमेंट कर रहे हैं? 2 पॉइंट्स याद रखने। एक तो ऐसे प्रोफेशनल्स को जो नोटिफाइड कहाँ पे? सेक्शन 44A के अंदर, और दूसरा कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन्स है अगर उनको पेमेंट करिए। क्या क्या नाम थे? जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स, अंपायर्स, रेफरीज, कोच, ट्रेनर्स, इवेंट मैनेजर्स, कमेंटेटर्स, एंकर्स, टीम फिजिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स कोलमिस्ट। हमने इसमें से किसी को भी पेमेंट करी है तो उसको क्या मानेंगे? फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, और टीडीएस आएगा किस रेट से? 10% के रेट से। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखें अब तो इंडिविजुअल्स और जो HUFs है
क्या इनको रॉयल्टी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है? इनको रॉयल्टी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। और दूसरा, किस पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना? अगर इन्होंने पेमेंट की है नॉन कम्पीट फीस की तो टीडीएस नहीं आएगा। अच्छा, इंडिविजुअल ने अगर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट करी है तो उस पर टीडीएस आएगा। सिर्फ किस पे नहीं आएगा? रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड पॉइंट कि अगर टीपीएस थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने पेमेंट करी है किसको? हॉस्पिटल्स को। किसके बिहाफ पे? इंश्योरेंस कंपनी को। तो भी टीडीएस आएगा। किस सेक्शन में? 194 में। किस रेट से? 194 में आएगा 10% के रेट से। क्या मानेंगे उसका? फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पॉइंट कि देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बेचा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। तो उस पर टीडीएस आएगा क्योंकि उसके बाद रॉयल्टी मान लेंगे। किस रेट से आएगा? 10% के रेट से। डिस्ट्रीब्यूटर अगर आगे सेल कर रहा है रिटेलर को, या फिर रिटेलर किसको सेंड कर रहा है? फाइनल कस्टमर को। तो जो आगे वाले ट्रांजेक्शन है ऊपर टीडीएस नहीं आएगा अगर हमने बिना मॉडिफिकेशन के, बिना कस्टमाइजेशन के बेचे। ठीक है, क्योंकि पहले ऑलरेडी टीडीएस आ चुका है। अगर हमने कुछ मॉडिफिकेशन की है तो दोबारा अपने को टीडीएस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना 194 जे कंप्लीट हो गया।